अमरावती में आज चौथे दिन भी कर्फ्यू जारी रहा और इंटरनेट सर्विस भी बंद है। ऐसे में हालात में काबू में देखते हुए इंतजामिया ने जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए आज शहरियान को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक कर्फ्यू में रियायत दी थी। ताहम रियायत के बावजूद सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। वहीं इंतजामिया की जानिब से आवाम से यही अपील की जा रही है कि वो अफवाहों पर तवज्जो न दें और अमन व अमान बरकरार रखें। लगी फसाद की आग रफ्ता रफ्ता ठंडी होने लगी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम अमरावती के चित्रा चौक पर मौजूद है, जहां पर लोगों का हुजूम देखा जाता था, हजारों की भीड़ देखी जाती थी। यहां पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है, लोग अपने घरों में बंद हैं और कर्फ्यू पर पूरा अमल करते हुए यहां के लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इंतजामिया की जानिब से 2 घंटे की रियायत जरूर दी गई थी कर्फ्यू में, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोग अपने घरों में बंद रहे और लोगों ने जो है कर्फ्यू पर पूरा अमल किया। ऐसे में इंतजामिया, उलमा और अमन पसंद शहरियान की जानिब से यही अपील की जा रही है कि आवाम जो है अफवाहों पर ध्यान न दे और अमन कायम करे। कैमरा पर्सन बाकिर के साथ मैं कमर काजी, न्यूज़ 18 अमरावती। त्रिपुरा मामले को लेकर बंद के दौरान हुए तनाज़े के बाद विदर्भ में तकरीबन तमाम इलाकों में हालात काबू में है। अकोला के आकोट में अगरचे मामूलात जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट चुकी है, अलबत्ता पुलिस की जानिब से कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। अवाम में अब पुलिस की कार्रवाई को लेकर खौफ व हरास का माहौल है। इस बीच एनसीपी अक़लियती सेल की जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा है कि आम लोगों को गिरफ्तारी के बाद जमानत नहीं मिल रही है, जबकि बीजेपी के लीडरान एक ही दिन में कैद से रिहा हो रहे हैं। इनके मुताबिक महाराष्ट्र का माहौल खराब कराने के लिए सोची समझी साजिश के तहत इक़दाम किए जा रहे हैं। उधर पुलिस का कहना है कि आकोट में अमन व कानून की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए तकरीबन 700 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है, जबकि तकरीबन 60 आला पुलिस एहलकार लगातार शहर के हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री को हमने एक निवेदन दिया है, ऐसी जगह वारदातें हुई है जहां मुस्लिम लोग रहते हैं, वहां पथराव का कोई संभव ही नहीं है। हमारे को ऐसी जानकारी है कि यहाँ पर जो है कुछ लोग इस मजमे में घुसकर जानबूझकर महाराष्ट्र के वातावरण को खराब करने के लिए ये साजिश की है। जो माजी राज्य मंत्री थे उन पे दंगों का गुना दाखिल हुआ और वो एक ही दिन में जिनकी जमानत हो गई, तो आखिर ये ऐसा कैसा हुआ कि एक दंगे का आरोप लगने के बाद भी उसी दिन उसकी जमानत हो जाती है, जबकि दूसरे समूह के लोग हैं कि लोगों का 2-2 महीने तक जमानतें नहीं होती। मालेगांव, नांदेड़, अमरावती में तशद्दुद के बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी के मुताबिक इन इलाकों में बेगुनाह अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इस ताल्लुक से समाजवादी पार्टी का एक वफ्द जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी की इमा पर रियासती वजीर दाखिला दिलीप वलसे पाटिल से मुलाकात की। वफ्द से तफसीली बातचीत की हमारे मुंबई नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने। हो रही थी आपको कि अलग अलग जगहों पर मुसलमानों को हरासा किया जा रहा है, तो क्या बात हुई और क्या नतीजा बरामद हुआ? देखिए, ऐसा है कि ये जो बंद बुलाया गया रज़ा अकेडमी के ज़रिए, लोगों ने इसको भरपूर उनका साथ दिया, लेकिन उसमें कहीं कुछ जगह पे झड़प हो गई, अब पत्थरबाजी हो गई। देखिए, जो लोग भी कल्प्रिट हैं, मैं समझता हूँ कि उनको इंक्वायरी करके उनके साथ कार्रवाई होना चाहिए, परंतु एक शक के दायरे में बात जाती है। हमने यही हिसाब से कहा कि एक ही साथ में 4 जिलों में एक ही वक्त में हुआ, तो ऐसा तो नहीं कि जो लोग दंगे करवा कर सरकार बनाना चाहते हैं, इनकी इसमें साजिश तो नहीं कुछ है, हमें लगता है ऐसी। अच्छा, ये लोग पूरे इंतज़ार में थे कि कुछ हो, दूसरे दिन उन्होंने अमरावती को बंद कर दिया और जो उस दिन बंद के दौरान हुए उससे डबल टिबल इन्होंने वहाँ दंगे कराए। उन्होंने वहाँ मस्जिदें तोड़ी, वहाँ दरगाह पे उन्होंने पत्थरबाजी के दरगाह तोड़ दिया उन लोगों ने यहाँ पे। तो अब जो है जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं वो ऐसे लोगों की भी हो रही हैं जो लोग वहाँ पर दंगा शांत कराना चाहते थे, वहाँ से लोगों को हटा रहे थे, जिनका जो समाज के अच्छे लोग हैं जो हमेशा पुलिस को मदद करते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है और उन पर 307 का केस लगाया जा रहा है। तीनों जगह पर, मालेगांव में, नांदेड़ में, अमरावती में, तो इस बारे में जो है वो कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आसिम, मैंने खुल के होम मिनिस्टर से बात की और ये रास्ता भी अगर लोगों को चुप करने का है तो नाइंसाफ़ी बंद करने का है। आज मैंने जिस तरह से उनको बताया कि आज 307 का गुना, वो भी 2 पुलिस स्टेशन में, यानी कि आप एक ही कार्रवाई 2 पुलिस स्टेशन में कर रहे हैं, तो ये गलत है। और पूरी तरह से सरकार जो है, जो हिंदुत्ववादी संगठन है, उनके दबाव में इस वक्त काम कर रही है। हम सिर्फ चाह रहे हैं कि सरकार सच्चाई देखे। और आसिम भाई ने आज बात की है होम मिनिस्टर से, आसिम भाई सीएम से भी बात करेंगे, शरद पवार जी से भी बात करेंगे। ये पूरी जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें किसी पर नाइंसाफ़ी नहीं हो। मालेगांव, नांदेड़, अमरावती में जो है वो कार्रवाइयों के खिलाफ अबू आसिम आज़मी और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो है वो
वज़ीर दाखिला से मुलाकात किया। अब देखना यह है कि क्या वाकई मुसलमानों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर कदम लगता है या ये कार्रवाई जो है वो इस तरह जारी रहती है। मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। मध्य प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट 99% से ऊपर पहुंचने और कोरोना के मरीजों की तादाद रियासत गिर सतह पर 80 से कम होने के बाद शिवराज सिंह हुकूमत ने कोरोना को लेकर रियासत में आयद की गई पाबंदियों को आज से खत्म कर दिया। वजीर आला शिवराज सिंह ने कोरोना को लेकर आयद पाबंदियों को खत्म करने का ऐलान खुद किया। अब पहले की तरह रियासत गिर सतह पर सभी समाजी, मजहबी और अदबी तकरीबात का इनेकाद हो सकेगा। इसी के साथ वजीर आला ने रियासत के बाशिंदों से कोरोना के सेकेंड डोज को रियासत गिर सतह पर 100% मुकम्मल करने के लिए सभी लोगों से ताउन की अपील की है। कोविड महामारी पर अभी पूरी तरह से नियंत्रण है। आज 5 पॉजिटिव केस आए हैं। एक्टिव केसों की भी संख्या घट के 78 हो गई है। हम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन कोविड संकट पर नियंत्रण होने के कारण महामारी के समय, कोविड-19 महामारी के समय जो प्रतिबंध लगाए गए थे, वो सभी प्रतिबंध आज से ही हमने हटाने का फैसला किया है। मुमताज सहाफ़ी और अदीब रशीद किदवई की किताब भारत के प्रधानमंत्री देश दशा पर भोपाल में मुज़ाकरे का एहतमाम किया गया। भोपाल इंडियन कॉफ़ी हाउस में मुनक़िदा मुज़ाकरे में मुमताज़ अदीबों ने शिरकत की और रशीद किदवई की किताबों को हिंदुस्तानी सियासत के अहम दस्तावेज से ताबीर किया। रशीद किदवई की किताब में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक जो भी वज़ीर आज़म हुए हैं, इनके अहद और कारनामों का बारीक बीनी के साथ तज़किया किया गया है। भारत का जो प्रधानमंत्री था उसका एक अपना व्यक्तित्व था। उसने देश और समाज के लिए बहुत सारा काम किया। आज हम एक ऐसे युग में हैं जिसको हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का युग भी कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारी गलतफहमियाँ और भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, कुछ अनजाने में, कुछ जानबूझ के। तो यहाँ पर जितने भी भारत के 14 प्रधानमंत्री हुए और एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा हुए, उनके बारे में एक तथ्यात्मक जानकारी जुटाई गई है कि महत्वपूर्ण समय, चाहे कश्मीर का मसला हो, गौ हत्या का मामला हो, या तमाम संवेदनशील मामले जो देश और समाज से जुड़े हुए, उसमें उनकी राय क्या थी और उनका क्या योगदान था। तो ये मेरा एक प्रयास है। इसको जब मैं देख रहा था तो मुझे ये लगा कि बड़ी हस्तियों को लिखने में कुछ लोग एक तरह का सेलिब्रिटी वॉयरिज्म उसको ढूंढते हैं। सेलिब्रिटी वॉयरिज्म ये है कि बड़ी हस्तियों की ताकझान, लेकिन रशीद किदवई जी ने जिस प्रोफेशनलिज्म से, जिस सोफिस्टिकेशन के साथ और जिस मैच्योरिटी के साथ ये पुस्तक को आकार दिया है, वो ऐसी सारी शंकाओं को निरस्त करता है। तवील इंतजार के बाद कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के लिए आज नए चेयरमैन का इंतखाब अमल में आया। मौलाना शाफई सईदी नए चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। रियासत कर्नाटक में पहली मर्तबा बीजेपी हुकूमत से नामजद रुकन वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे पर फायज हुआ है। हालात की नज़ाकत को देखते हुए अकोला जिला इंतजामिया ने भी अब एहतियाती इक़दामात में सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। शहर में शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि दिन भर दफ़ा 144 का निफाज रहेगा। इस बीच आवाम को हिदायत दी गई है कि वो किसी भी तरह की अफवाह में यकीन न करें। साथ ही गैर कानूनी इक़दामात उठाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का 2 रोज़ा उर्स आज कुल की रस्म के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के शहर अजमेर में पहाड़ी पीर पर पीराने पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक के 2 रोज़ा उर्स में हज़ारों ज़ायरीन ने शिरकत की। हमने पिछले साल भी गाइडलाइन का पालन करा था, इस साल भी गाइडलाइन का पालन करा है और तमाम हाजरीन जो यहाँ हाजिरी के लिए आते हैं, अल्लाह उनकी हाजिरियों को कबूल अता फरमाए। यहाँ का उर्स का प्रोग्राम 9 तारीख को चादर की रस्म के साथ शुरू होके 11 तारीख को 1 बजे कुल की रस्म के साथ खत्म होता है, जिसमें तमाम हाजरीन शिरकत करते हैं। दूर दराज के लोग इसमें शिरकत करने आते हैं
और अल्लाह के करम से सब अच्छा रहा, आज कुल हो गया। कानपुर में आज जुलूस गौसिया के नाम से कई इलाकों में जुलूस गौसे पाक निकाला गया। कानपुर के मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस गौसे पाक का एहतमाम किया गया और दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया गया। इस जुलूस का मकसद अमन व आश्ती का पैगाम देना है। उधर मुमरा में भी हर साल की तरह इमसाल भी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलमारूफ गौसे आजम की याद में जुलूस गौसिया इंतहाई तुज़्को एहतशाम के साथ अपनी साबिका रिवायात और रूट से निकलकर दुआओं पर इख्तिताम पजीर हुआ। अलबत्ता इमसाल महाराष्ट्र के कुछ अजला में तशद्दुद और हालात साजगार न होने के सबब पुलिस की सख्त हिदायत थी, साथ ही सिर्फ 5 गाड़ियों के शामिल होने की इजाजत थी। दिल्ली के प्रगति मैदान में आलमी तिजारती मेला जारी है और मुख्तलिफ रियासतों से कारोबारी अफराद तिजारती मेले में अपने हुनर का मुजाहरा करने के लिए पहुंचे हैं। MSME वजारत की जानिब से भी एक स्टॉल लगाया गया है जहां नारियल के जूट से बने सामान की नुमाइश की जा रही है। इस पवेलियन में इस बात पर तवज्जो मरकूज की गई कि फजूल चीज़ों को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और इनसे किस तरह से रोजगार हासिल किया जा सकता है। फाइबर है, देखने में आपको लग रहा होगा कि इसको ऐसे ही फेंक दिया जाए, लेकिन इसका इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की तरफ किया जा रहा है, वोकल फॉर लोकल की तरफ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि महिला सशक्तिकरण, जिसका फोकस सबसे ज्यादा इस ट्रेड फेयर में रखा गया है। तो ये जो फाइबर है, इससे किस तरीके से ये जो रोप है यानी कि जो रस्सी है जूट की, वो बनाई जाती है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये जो कॉइल है पूरा, इसे किस तरीके से बनाया जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ एक जुड़ चुकी हैं। क्या नाम है आपका? धनलक्ष्मी। धनलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, ये आप क्या कर रही हैं, क्या बना रही हैं? ये जियो टेक्सटाइल्स, आई एम मेकिंग जियो टेक्सटाइल्स। अच्छा, ये नारियल का फाइबर, ये एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नारियल एंड देन बनाए, स्पिन बनाया एंड देन इट वाउंड टू द मशीन। तो ये आप जो नारियल के फाइबर से बना रहे हैं, ये इसका क्या क्या इस्तेमाल होता है, क्या क्या यूजेस होते हैं इसके? ये मेनली यूज फॉर सड़क बेस, इट्स यूज्ड एज द बेसमेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, रूरल रोड कंस्ट्रक्शन एंड आल्सो यूज्ड इन लैंडस्लाइड एरियाज। अच्छा, बिल्कुल। तो आप केरल से आई हैं, तो केरला के हर घर में इस तरीके की मशीनें होती है? मोस्ट ऑफ देयर आर सो मेनी यूनिट्स एंड सो मेनी होम मेकर्स आर डूइंग दिस वर्क। इसके साथ आपको मैं दिखाना चाहूंगी, आपको एक छोटा सा गार्डन जैसा दिखाई दे रहा होगा, तो हम उस कॉइल से जो बनाया गया है इसको भी लगा सकते हैं। इसका फायदा यह है कि रोड साइड पर आपने देखा होगा या फिर आपने कहीं गार्डन्स देखे हो जहां पर हम प्लांटेशन करते हैं, फूल पत्तियां लगाते हैं, तो और चीजें जो मिक्स एंड मैच ना हो उसके लिए एक नीचे यहाँ पर फाइबर का कॉइल रखा जाएगा और उसके अंदर जिस तरीके से बीज डाला जाएगा और वो बीज के अंदर से ही पौधा निकलेगा। तो यहाँ पर इस नारियल के फाइबर से भी ये चीजें बनाई गई हैं। सारी चीजें घर में बनाई गई हैं जो कि महिलाओं ने बनाई हैं। यहाँ आप देखिए बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, रॉ जो स्क्वायर पीट है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके साथ आप छोटे छोटे ये बास्केट जैसे देख रहे हैं जिसमें कि हम अंदर इस बेस को रख सकते हैं और इसमें भी हम प्लांटेशन कर सकते हैं। यहाँ आप देखें तो सुंदर सुंदर इको फ्रेंडली ज्वेलरीज है जिनको आप वेस्टर्न के साथ वेयर कर सकते हैं, आप इसको साड़ीज के साथ वेयर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हैं यहाँ पे। आप देखें तो यहाँ पे हाउस होल्ड की जो चीज़ें हैं जो घर में अमूमन इस्तेमाल की जाती हैं वो चीज़ें हैं। फुटमैट्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे। डेकोरेशन के लिए आप सुंदर सुंदर यहाँ पे वॉल हैंगिंग्स देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ एक छोटे से नारियल के फाइबर से बनाई गई हैं। और बात हमने की रोजगार की बात, तो यहाँ पर ट्रेडिशन की बात करें तो यहाँ पर आपको गणपति भी देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो गणपति का आशीर्वाद अगर बने तो महिलाएं घर में बैठकर अपनी कमाई तो कर ही सकती हैं, अपने जैसी और सारी महिलाओं को भी रोजगार मुहैया करा सकती हैं। तो MSME मंत्रालय की तरफ से ये ट्रेड फेयर में लगाया गया है जो कि नारियल के फाइबर से बनाई जा रही हैं और इस नारियल के फाइबर से किस तरीके से हम आत्मनिर्भर भारत को आगे लेकर जा सकते हैं वो इस ट्रेड फेयर की इस प्रदर्शनी में, इस स्टॉल से आप आकर सीख सकते हैं। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद की मुतनाज़ा किताब सनराइज ओवर अयोध्या के खिलाफ इलाहाबाद में राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कारकुनान ने सलमान खुर्शीद की तसनीफ करदा किताब को हिंदुओं के खिलाफ करार देते हुए इस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। संगठन का कहना है कि सलमान खुर्शीद ने हिंदुओं को दाइश और बोको हराम जैसी तंजीमों से जोड़कर इश्तियाल अंगेजी फैलाने का काम किया है। संगठन के कारकुनान ने सलमान खुर्शीद का अलामती पुतला नजर आतिश किया। संगठन का कहना है कि अगर सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब को वापस नहीं लिया तो उनके खिलाफ मुल्क गिर पैमाने पर एहतजाजी तहरीक शुरू किया जाएगा। आज राष्ट्रीय हिंदू संगठन के नेतृत्व में हमने जिहादी मानसिकता के व्यक्ति सलमान खुर्शीद का पुतला फूंक करके उनके द्वारा अभी आने वाली पुस्तक सनराइज ऑफ अयोध्या का हमने विरोध किया है। उस पुस्तक में हिंदुओं को IS और बोको हराम जैसे आतंकवादी संगठनों से तुलना की गई है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं। आगाह करते हैं कांग्रेस पार्टी को आज एक सलमान खुर्शीद जैसे व्यक्ति को कि अगर आप अपनी मानसिकता से बाज नहीं आए तो हम आप जैसे लोगों का कान पकड़ के इस देश से बाहर निकालने का काम करेंगे। किस तरह से विरोध किया आपने? आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है। आगे की रणनीति बन रही, हम लोग प्रदेश व्यापी आंदोलन करके ऐसे जिहादी व्यक्तियों का पूरी तरह से विरोध करेंगे। फिल्म अदाकारा कंगना रनौत के मुतनाज़ा बयानों के खिलाफ इलाहाबाद में मुस्लिम तंजीमों से वाबस्ता कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहरा किया। शहर के मुस्लिम अक्सरती इलाके खुल्दाबाद चौराहे पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज करने वाले कारकुनान का कहना था कि कंगना ने मुल्क की आज़ादी और इसके लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाली अजीम शख्सियतों की तौहीन की है। मुजाहिरीन ने कंगना रनौत को दिए गए पद्मश्री अवार्ड वापस लेने का भी मुतालबा किया। रनावत ने देशद्रोह का काम किया है। कंगना रनावत ने जो गलत बयानबाजी की है, जिन्होंने गलत बयानबाजी से हिंदुस्तान के उन करोड़ों भारतीयों का ठेस पहुंचाया है, उसके बाद जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका अपमान किया है। हम जो इनको अवार्ड दिया गया है तत्काल इनका अवार्ड वापस लिया जाए और कंगना रनावत के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बिहार के जिला वैशाली में एक इमाम की खुदकुशी का मामला मंजरेआम पर आने के बाद मसाजिद के इमामों की तनख्वाह का मसला जेर बहस है। जनता दल राष्ट्रवादी ने कहा है कि इमाम और मुअज्जिन की माली हालत खराब है, इसे बिल्कुल इनकार नहीं। आमतौर पर मस्जिदों में सहूलत बढ़ाने के लिए लोग अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन जिनके दम से मसाजिद की रौनक है वो माली एतबार से तंग हाल है। जनता दल राष्ट्रवादी के कौमी कन्वीनर अशफाक रहमान का कहना है कि यह सही है कि लॉकडाउन में सभी लोग मुतासिर हुए हैं और खुदकुशी करना किसी भी तरह जायज़ नहीं, लेकिन अब लोगों को इमाम के मसले पर गौर करना होगा और इनकी तनख्वाहों के सिलसिले में मकामी सतह पर जिम्मेदारी लेनी होगी, तब कहीं जाकर इमाम और मुअज्जिन का मसला हल होगा। देखिए, लॉकडाउन ने सभी का कमर तोड़ दिया है। इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है। हाँ, मुसलमान पहले से गरीब है और बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन अब चला गया है, तो इसमें मुसलमान और ज़्यादा गरीब हो गया है। अब इसी में ये आपके हाजीपुर में इमाम के ख़ुदकशी का ये, हालांकि उनको ये नहीं करना चाहिए था, किसी मुसलमान को भी ख़ुदकशी नहीं करनी चाहिए, ख़ुदकशी हराम है, ये समझ चाहिए। और उस इलाके के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि हम जो पैसा वसूलते हैं आपस में या मस्जिद के रख रखाव के लिए या इमाम के इसके लिए, वो उसको किसी भी तरह से पेट काट के ही सही उसको पूरा करें। इसमें भी कौम की गलती है। माशी परेशानी की वजह से चंद मकामात पर उलमा इकराम के खुदकुशी के वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। बेंगलुरु में उलमा इकराम की माली और तिब्बी मदद के लिए कायम खुद्दामुल उलमा तंजीम के चेयरमैन मोहम्मद हफीजुल्लाह शरीफ ने कहा कि मिली तंजीमों को इस मसले पर गौर करना चाहिए। मस्जिद जो बनाई शब्बर में इमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन ना सके। ये बड़ी अफसोस की बात है। आज उलमाए दीन खस्ता हालत की वजह से जो है ख़ुदकशी कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। हमें सुन के जो है अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उलमाए दीन के अलम बरदार हैं। आज इमामों की खस्ता हालत से बिहार में कई उलमाए दीन खुदकशी कर लिए, क्योंकि उनको रहने को घर नहीं, खाने को खाना नहीं। खुद्दामुल उलमा इसीलिए हमने बनाया इधर कर्नाटक में। खुद्दामुल उलमा की जानिब से हम एक तंजीम बनाए। उनको जो है ज़रूरत क्या है उसके फरहम करना चाहिए। ये सारे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारे दुनिया के जो मुसल्ली हैं उलमाए दीन की कदर करे, इमामों की कदर करे, फिर से ऐसा हादसा ना हो पाए,
ये मेरी इल्तिजा है, उलमाए दीन को ऐसे हादसे में जाने तक मत दो, उनका कदर करो, उनका ख्याल करो, उनकी मदद करो। कर्नाटक के शुमाली शहर हुबली के मुसलमानों का एक वफ्द इन दिनों बेंगलुरु के दौरे पर आया हुआ है। इस वफ्द ने कांग्रेस पार्टी से मुतालबा किया कि अंजुमन इस्लाम हुबली के सदर मोहम्मद यूसुफ सोनूर को एमएलसी का टिकट दिया जाए। वाज़ेह है कि कर्नाटक में एमएलसी की 25 सीटों के लिए इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। मुख्तलिफ जातें और तबकात कानून साज कौंसिल में नुमाइंदगी के लिए बड़ी सियासी पार्टियों पर दबाव डाल रही हैं। हम जो शहर हुबली से लगभग 50 लोग यहाँ पर एक डेलीगेशन की सूरत में तमाम लीडरों को मिलने को आए हैं कि आने वाले दिनों में अभी जो है एमएलसी इलेक्शन आने वाला है, उस सिलसिले में कई नाम आए हैं। उनमें सोनूर साहब के लिए हमारे टीम के जानिब से हम जद्दोजहद कर रहे हैं। शहर हुबली जो है अंजुमन इस्लाम इदारा एक बहुत बड़ा इदारा है शहर हुबली में, जो 4 से 4.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। उस इदारे की भला बहबूदी के लिए, शहर हुबली के मुसलमानों के लिए हम यहाँ पर डेलीगेशन की सूरत में आए हैं। बीजेपी के कौमी तर्जुमान सैयद शाहनवाज हुसैन ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि बिहार में शराब पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। शाहनवाज ने कहा कि इनकी हुकूमत दीगर किस्म के नशे पर भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। शाहनवाज ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू होने से बिहार को भी फायदा होगा। कल 7 घंटा नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट सहित पूरे जिला प्रशासन की बैठक हुई और उसमें तय हुआ है कि इसको सख्ती से लागू किया जाएगा और जो नशा, कुछ अलग तरह का नशा भी लोग कर रहे हैं, उसको भी रोकना चाहिए। इसके लिए भी बातचीत हुई है। देखिए, भारतमाला प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा फ़ायदा बिहार को भी हो रहा है और अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस से गाजीपुर तक तो आ गए, वहाँ से बक्सर से लेके भागलपुर तक एक नया एक्सप्रेसवे लाया जा रहा है। उसके अलावा भी कई एक्सप्रेसवे दिए जा रहे हैं, तो बिहार में कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी। पूर्वांचल का लाभ बिहार में भी होगा। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।